दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक फ़िल्म की, जो अभी-अभी चुनाव को मद्देनज़र रखकर लाई गई है और उसका नाम है आर्टिकल 370। जैसे आपको पता होगा, अभी पिछले 2-3 सालों में कुछ फ़िल्म मेकर्स ने ये अपने आप बीड़ा उठाया है कि भाजपा की राजनीति, उनकी विचारधारा को सामने लाने के लिए कुछ फ़िल्में बनाई जा रही हैं। आपको कश्मीर स्टोरी, कश्मीर फाइल्स का याद होगा, केरला स्टोरी का याद होगा, फिर 72 होरें आई थी, फिर उरी ए सर्जिकल स्ट्राइक आई थी। इसमें से कुछ-कुछ फ़िल्मों को आरएसएस, बीजेपी के लोग बहुत प्रमोट भी करते हैं, क्योंकि ये उनकी विचारधारा को सामने प्रमोट करने के लिए लाई जाती है। और ये एक बहुत दुखद बात है कि बॉलीवुड फ़िल्म बनाने का जो तकनीक एक प्रगतिशील होता है, उसमें इस प्रकार की फ़िल्मों के नाम पे इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, जो समाज में नफ़रत बढ़ाने का काम करती हैं। और आर्टिकल 370 इससे कुछ ज़्यादा अलग नहीं। आर्टिकल 370 ये जो आदित्य धर ने फ़िल्म बनाई है, इन्होंने पहले उरी ए सर्जिकल स्ट्राइक नाम की फ़िल्म बनाई थी। अब इस फ़िल्म का वैसे देखा जाए, जैसे पहले फ़िल्मों का प्रचार प्रधानमंत्री जी खुद करते हैं, ऐसी फ़िल्मों के प्रमोशन के लिए वो सामने आ जाते हैं और उन्होंने जम्मू की एक मीटिंग में इस फ़िल्म के बारे में कहा कि ये फ़िल्म आने वाली है और इसमें आपको सच्चाई का पता चलेगा। अब आर्टिकल 370 का जहाँ तक सवाल है, ये फ़िल्म एक पूरी तौर से सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रस्त है। इसमें 2-3 चीज़ें जो बहुत डिस्टर्ब करने वाली हैं, जो विचलित करने वाली हैं, वो ये कि एक तो इसमें जो कश्मीरी लोगों का चित्रण है, वो बहुत खराब है। उनको आतंकवादी, पत्थर फेंकने वाले और इस प्रकार की चीज़ें करने वालों के रूप में बताया गया है। जबकि ये सादा-सादा मुद्दा था कि उन्होंने उन्हें जब विरोध करना था लोकतांत्रिक तरीके से, उसका कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने कई प्रकार से विरोध किया। तो वहाँ जो आतंकवाद पनपा, मिलिटेंसी पनपी, उसका कारण बहुत अलग है। उसका संबंध पाकिस्तान से है और ये जो कश्मीर के एक्सेशन से जुड़ा हुआ है, तो उसको कश्मीरी लोगों पर लादना, कश्मीरी लोगों का इस प्रकार से एक चित्रण करना, ये अपने आप में एक गलत है। दूसरा, ये फ़िल्म बताने की कोशिश करती है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर में काफ़ी शांति हो गई है, जबकि खबर ये है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी वहाँ कई महीनों तक, सालों तक इंटरनेट बंद रहा और दुनिया के जितने देश हैं, जहाँ इंटरनेट अभी उपलब्ध नहीं है, जितने क्षेत्र हैं, उसमें कश्मीर भी आता है कि जहाँ इंटरनेट की सुविधाएँ बराबर तौर से उपलब्ध नहीं है। तीसरा देखा जाए तो कहा गया कि भई इससे मिलिटेंसी कम हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा और वास्तव में देखा जाए तो आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के बाद, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद भी वहाँ कई नागरिकों की हत्या हुई, कश्मीरी पंडितों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और ये बात सच है कि वहाँ जो टूरिज़्म है, जो पर्या पर्यावरण पर्यटन है, उसमें थोड़ी वृद्धि हुई होगी, पर फिर भी कश्मीर में अभी भी जो माहौल बनना चाहिए, वो माहौल नहीं बना। तो फ़िल्म पूरी तौर से कश्मीरी लोगों के मानवाधिकारों के बारे में चुप रहती है, उसका न लेकर केवल सरकारी प्रोपेगेंडा का एक माध्यम बनी हुई है और निश्चित रूप से ये आगे आने वाले चुनाव को मद्देनज़र रखकर बनाई गई है। इस फ़िल्म में एक दूसरी बात ये है, जो ये सरकार कहती रहती है, कश्मीर के हर मुद्दों के लिए ये जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराने की कोशिश करती है और इसमें भी वो कहा गया कि ये जो एक्सेशन है, कश्मीर का भारत से जो विलीनीकरण है, वो नेहरू के कारण डिले हो गया था, उसमें देरी हो गई थी। ये पूरा-पूरा झूठ है। वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय कश्मीर भी आज़ाद हुआ और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने ये फैसला लिया कि ना वो भारत में मिलेंगे, ना पाकिस्तान में मिलेंगे और उसके बाद जो भारत की तरफ से अ, सरदार पटेल उस समय रियासतों को भारत के विलीनीकरण का काम कर रहे थे और उन्होंने इस बात पर स्पष्ट कहा था, ये
राजमोहन गांधी की किताब है पटेल ए लाइफ, उसमें कोट करते हैं सरदार पटेल का एक लेक्चर जो उन्होंने जूनागढ़ के कॉलेज में दिया था, जिसमें वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान हैदराबाद के लिए मंजूर हो जाता है, यानी हैदराबाद हमको दे देता है, तो हमें कश्मीर के बारे में कोई रुचि नहीं है। ये सरदार पटेल के वाक्य। अब एक्सेशन में डिले क्यों हुआ, देरी क्यों हुई, विलीनीकरण में देरी क्यों हुई? उसका मुख्य कारण ये था कि महाराजा हरि सिंह, कश्मीर के राजा, ये न भारत के साथ मिलना चाहते थे, न पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। और पाकिस्तान ये मान के चल रहा था क्योंकि कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम बाहुल्य है, इसलिए उसको पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए। और उसने कबाइलियों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया। इस कबाइलियों के आक्रमण को पाकिस्तान की सेना का पूरा सहयोग था। महाराजा हरि सिंह फिर भी चुप रहे। जब तक ये फौज, कभी कबाइली और पाकिस्तान फौज, ये श्रीनगर के पास नहीं पहुंची, महाराजा हरि सिंह चुप थे। उसके बाद उन्होंने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन भारत के साथ साइन की और भारत में आने का जो दबाव था मुख्य रूप से शेख अब्दुल्ला का था। तो इसमें जैसे ही महाराजा ने अप्रोच किया कि हमें सहायता चाहिए, नेहरू ने बिल्कुल खुले मन से उनको अपनी तरफ आने की बात की। और उसका मुख्य कारण यही था कि नेहरू चाहते थे कश्मीर का विकास लोकतांत्रिक आधार पे हो। और ये उनकी बात जो कही जाती है कि शेख अब्दुल्ला से उनकी दोस्ती थी, इसीलिए वो इस प्रकार कर रहे थे, वो पूरा तौर से गलत है। मुख्य रूप से शेख अब्दुल्ला और नेहरू, इनमें वैचारिक समानता थी। दोनों धर्मनिरपेक्षता को मानते थे, दोनों समाजवाद को मानते थे, इसलिए शेख अब्दुल्ला का झुकाव भारत की ओर आने में था। तो इसमें कोई जवाहरलाल नेहरू की कोई गलती नहीं थी। जो एक्सेशन डिले हुआ, जो विलीनीकरण में देरी हुई, तो मुख्य रूप से महाराजा हरि सिंह के कारण हुई। दूसरा दोष अप्रत्यक्ष रूप से नेहरू पर डाला जाता है कि उन्होंने जल्दी सीज फायर, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अगर युद्ध विराम की घोषणा न होती तो भारत की फौज पूरी तौर से कश्मीर को अपने कब्जे में ले आती और समस्या हल हो जाती। ये भी गलत है। सरदार पटेल अपने एक पत्र में गोपाला स्वामी अयंगर को लिखते हैं और ये पत्र की तारीख जून 4, 1948 को लिखते हैं कि हमारी फौज के पास उचित सुविधाएं नहीं है जिससे वो अपनी लड़ाई को चालू रख सके। यानी हमारी फौज की हालत काफ़ी पतली है। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब खड़े थे उनको उसको पूरी तौर से मदद करने के लिए, इसलिए युद्ध विराम के सिवाय कोई उपाय नहीं था। तीसरा, अप्रत्यक्ष रूप से नेहरू की आलोचना की जाती है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में ये बात ले गए और ये उनकी गलती थी। वास्तव में यूनाइटेड नेशंस जाने का जो प्रस्ताव था वो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का था, क्योंकि अब जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो उसको तो कोर्ट में जाना पड़ता है। तो यूनाइटेड नेशंस दुनिया का एक प्रकार से कोर्ट ज़्यादा मजबूत था, आज उतना मजबूत नहीं है। तो इसलिए ये स्वाभाविक था कि इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में ले जाया जाए। और सरदार पटेल भी इसका समर्थन करते हैं। वो एक दूसरी जगह लिखते हैं कि क्योंकि ये मामला यूनाइटेड नेशंस में है पाकिस्तान के साथ का, इसलिए इसके साथ कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो मोटे तौर से ये फिल्म उन्हीं फिल्मों की परंपरा में एक कड़ी है जो फिल्में अभी सांप्रदायिकता को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, इस सरकार के प्रोपेगेंडा को मदद कर रही हैं और आगे आने वाले चुनाव में इस पार्टी की, अभी की शासक पार्टी के साथ जुड़कर वो करना चाह रही है। तो फिल्म अगर सच्ची हो, वैसे तो ये फिल्म के निर्देशक शुरू में ही कह देते हैं कि एक काल्पनिक घटनाओं के आधार पे है, और यानी इसमें ये कहते हैं कि सच्ची घटनाओं को काल्पनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है, पर उसमें भी एक सच्चाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से कश्मीरियों का चित्रण किया गया है, जिस प्रकार से नेहरू पर आरोप लगाए गए हैं, और ये सब पूरी तौर से गलत है, क्योंकि ये नेहरू ही थे जिनके कारण कश्मीर भारत में आ सका। नहीं तो खैर, अगर भारत मदद नहीं करता, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन नहीं रखता, तो उस समय हो सकता है पाकिस्तानी फौज आगे बढ़ जाती। वो तो भारतीय फौज ने रोका, और उसके पीछे भी, फौज को भेजने के पीछे भी जवाहरलाल नेहरू की वो नीतियाँ थी जिसमें वो धर्मनिरपेक्षता
और समाजवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो मोटे तौर पर ये फ़िल्म वैसे तो ऐसी बहुत सारी फ़िल्में फ्लॉप भी हो गई हैं। 2 फ़िल्में चली, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी, बाकी फ़िल्में तो ये फ्लॉप हो गई हैं। क्योंकि ये फ़िल्म में भी कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके कारण लोग इसको देखने आएँ। पर हाँ, जिस प्रकार से इसके बारे में प्रोपेगेंडा प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ इसका प्रभाव पड़े और इसका नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इन्फ्लुएंस चुनाव पे पड़ने की संभावना है। इसलिए हम याद रखें कि कश्मीर की वास्तविकता क्या है और उस वास्तविकता में किस प्रकार की जो ताकतें ज़िम्मेदार हैं, कश्मीर के राजा का एटीट्यूड, उनका रवैया, पाकिस्तान का रवैया, अमेरिका और ब्रिटेन का रवैया, ये मुख्य कारण हैं जिन्होंने कश्मीर में इस प्रकार की समस्या को पैदा किया। उसके लिए कश्मीरियों को एक गलत तरीके से चित्रित करना, जो इस फ़िल्म में किया गया है, वो बहुत गलत है। उससे ऊपर उठकर हमें सच्चाई को देखकर आगे चलना चाहिए और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पे मौजूद हैं, जिसमें हमने कश्मीर की सच्चाई को विस्तार में बताने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आर्टिकल 370 ये फ़िल्म जो एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म है, जो चुनावी फ़ायदे के लिए बनाई गई है, उसका एक हम सही तरीके से मूल्यांकन करके उसकी जो चीज़ें हैं, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते और एक सही तरीके से आगे आने वाले समय में ऐसी फ़िल्मों को इनको प्रमोट करने बिल्कुल गलत है। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।